नाउ अब अंदर ये सेल जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर की बात की जाए तो साइटोप्लाज्म में चूंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसलिए इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। दैट मीन्स न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता। इसमें न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। सो इस केस में इसको इनडिस्टिंक्ट यानी जिसको अलग ना किया जा सके ऐसा न्यूक्लियस कहते हैं। इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं या न्यूक्लियोइड कहते हैं, बहुत से नाम हैं इनके। तो अगर उसके अंदर देखा जाए जेनेटिक मटेरियल तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और ये जनरली जो है वो सर्कुलर होता है लेकिन ये सुपर कोइल्ड हो जाता है और सुपर कोइल्ड होके ये स्ट्रक्चर बना लेता है जो क्रोमोसोम जैसा दिखता है बट इट डू नॉट हैव ट्रू क्रोमोसोम। जैसे इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता वैसे ही इसके पास ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता। सो अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो नो ट्रू न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही पड़ा होता है। अगर बात करें क्रोमोसोम्स की तो इसमें क्रोमोसोम भी नहीं होता, नो क्रोमोसोम या नो ट्रू क्रोमोसोम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है। क्यों कॉम्पैक्ट होगा? क्योंकि इसमें भी यूकैरियोट की तरह, जैसे यूकैरियोट के केस में डीएनए कॉइल्ड हो जाता था या वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होके क्रोमोसोम बनाता था, वैसे ही यहाँ भी ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ, इन केस ऑफ यूकैरियोट हिस्टोन प्रोटीन थी जिसके ऊपर डीएनए वो रैप होता था, इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ। और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन कौन होती हैं? ये होती हैं पॉलीएमीन। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट हिस्टोन होता है जबकि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट पॉलीएमीन्स होती हैं जो डीएनए के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जो फर्दर कॉइल्ड होके क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। याद रखिएगा, दिस इज नॉट ट्रू क्रोमोसोम बट इट इज क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो है वो जहां पे साइटोप्लाज्म में जगह ले लेता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं और इस तरीके के न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो इसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा है और ना ही इसमें न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होगा? अगर राइबोसोम्स की बात करें तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। नाउ अगर हम ऑर्गेनेल्स की बात करें, ऑर्गेनेल्स, तो इसमें एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको कहते हैं मीजोसोम्स। ये क्या है? तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये इनर सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करती है? ये अंदर की तरफ फोल्ड होती हैं, इंक्लूजन बनाती हैं। ये अंदर जो है वो कई तरीके से इंक्लूजन बनाती है। ये इंक्लूजन बाहर की तरफ भी होता है और अंदर की तरफ भी होता है, यानी ये इस न्यूक्लियोइड से भी अटैच रहती हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स आर नथिंग बट द फोल्डिंग ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। तो मीजोसोम्स क्या है? दैट इज फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये फोल्डिंग की खास बात क्या होती है कि ये आउटर पेरिफेरी पे भी होती है तो उसको आउटर मीजोसोम कहते हैं और सेंट्रल, तो सेंट्रल मीजोसोम भी कहेंगे। तो आउटर मीजोसोम एंड सेंट्रल मीजोसोम्स। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में? तो ये जो आउटर मीजोसोम्स होती हैं, इन जनरल जो मीजोसोम्स हैं वो रिजेंबल करती हैं किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हम सब जानते हैं, दैट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो मीजोसोम्स हैं वो मेनली रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। इसमें जो आउटर मीजोसोम्स हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो इसमें रेस्पिरेटिव एंजाइम्स होते हैं, यानी ऑक्सीडेटिव जो एंजाइम्स होते हैं जिनकी जो ऑक्सीडेशन करके
और एनर्जी देते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ, आउटर मेसोसोम्स में, यानी ये सारे। जबकि सेंट्रल रीजन में, इसको देख लीजिए, ये भी प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियोइड से अटैच होते हैं। तो ये जो सेंट्रल मेसोसोम्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है सेल डिवीजन में। और सेल डिवीजन कैसे होगा, क्योंकि इनका फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। तो अगर मेसोसोम का फंक्शन पूछे तो इन जनरल सब जानते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी रेस्पिरेशन में ही हेल्प करते हैं, लेकिन इसके अलावा इनका रोल सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन में भी है। अगर मेसोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है वो पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। वेसिकल क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं खाली मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसमें या तो एंजाइम हो सकते हैं या कोई सब्सटेंस स्टोर हो सकता है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं वेसिकल्स। दूसरा जो इनका फॉर्म होता है दैट इज ट्यूब्यूल्स, जो कि ट्यूब्यूल लाइक होते हैं। वेसिकल ऐसे होंगे, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल की तरह होते हैं। ये जनरली जो है पैकेजिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। और तीसरा होता है दैट इज लैमेली। लैमेली स्ट्रक्चर जो है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, ये भी फंक्शन करता है इन अ पैकेजिंग और अदर थिंग्स। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स या लैमेली फॉर्म में कौन सा ऑर्गेनेल पाया जाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, तो ये है मेसोसोम्स। इसके अलावा जो स्टोरेज होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, यानी फूड कैसे स्टोर होता है, तो वो होता है इन टर्म्स ऑफ इंक्लूजन बॉडी। अब इंक्लूजन बॉडीज में दो तरीके के होते हैं, वन इज ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें क्या स्टोर होता है, तो दैट स्टोर्स ग्लाइकोजन, ये नाम ही बता देता है, तो ये जनरली प्रिडिक्टेबल है। लेकिन दूसरा जो नाम है दैट इज इंपॉर्टेंट वन, दैट इज वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल। वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में फॉस्फेट स्टोरेज के लिए वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में होते हैं। जो खास बात ये होती है कि ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई थैली है जिसके अंदर ये रखा गया है, नो, वो आपस में ही जुड़ जुड़ के ये स्ट्रक्चर बनाते हैं और साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़े रहते हैं। दैट इज सेल इंक्लूजन या इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, जो कि एक्चुअल में स्टोरेज मॉलिक्यूल्स या स्टोरेज बॉडीज होते हैं। बैक्टीरिया में मोबिलिटी होती है और ये मोबिलिटी होती है ड्यू टू अ स्ट्रक्चर नोन एज फ्लैजेला। तो अगर हम बैक्टीरिया की बॉडी देखें तो आपको दो तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। एक तो ये लंबा स्ट्रक्चर जिसको फ्लैजेला कहते हैं, इसके अलावा ढेर सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं छोटे छोटे जिनको कहते हैं पिलाई। ये दोनों स्ट्रक्चर में पहले तो क्या डिफरेंस है, तो फ्लैजिला जो है वो यूज होता है फॉर मूवमेंट। तो अगर ये पूछा जाए कि बैक्टीरिया में मूवमेंट किसके थ्रू होता है, तो दैट इज फ्लैजिला। जबकि पिलाई जो है वो दो काम के लिए होती है। पिलाई भी दो तरीके की होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल, यानी लॉन्ग एंड शॉर्ट, दैट इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो ये जो लॉन्ग पिलाई होती है वो ज्यादा नहीं होती है और वो केवल उसी में होती है जिसमें कि कॉन्जुगेशन होना होता है। कॉन्जुगेशन क्या है, तो बैक्टीरिया के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन उसको मिमिक करता हुआ एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन, जिसमें दो बैक्टीरिया के बीच में, ये दो बैक्टीरिया हैं, इनके बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये बैक्टीरिया अपना कुछ न्यूक्लिक मटेरियल इधर ट्रांसफर कर देता है। यहाँ मैं एक बार बताऊं कि ये जो इसका जीनोमिक डीएनए, ये जो डीएनए जो साइटोप्लाज्म में ये पाया जा रहा है, इसके अलावा भी बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होता है, यानी उसको कहते हैं एक्स्ट्रा
क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। इनका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये सर्कुलर डीएनए होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड, और ये जो है वो कई तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है एफ प्लाज्मिड जो कि काम आता है कॉन्जुगेशन में, जो यहाँ काम आएगा, तो दैट हेल्प इन कॉन्जुगेशन। तो इसमें जो मैं कह रही हूँ कि जेनेटिक मटेरियल इधर से इधर आता है, तो वो और कुछ नहीं बल्कि ये एफ प्लाज्मिड है जो कि इधर से इधर आता है, और जिसके पास एफ प्लाज्मिड होगा उसको कहेंगे एफ पॉजिटिव, जिसके पास नहीं होगा उसको कहेंगे एफ नेगेटिव। तो ये जो प्लाज्मिड है वो सबके पास नहीं होता, जिसके पास होता है वही ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस कर सकता है। तो और दूसरा होता है आर प्लाज्मिड, आर फॉर रेजिस्टेंट। तो ये प्लाज्मिड जिसमें जिसमें भी प्रेजेंट होता है उसमें कई एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंट होता है, यानी अगर उन बैक्टीरियाज को उस एंटीबायोटिक के ऊपर भी उगाया जाए, यानी उनके अगर मीडियम में उस एंटीबायोटिक को डाल दिया जाए, तब भी वो बैक्टीरिया मरेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास उससे बचने का जो टोड होता है, एंटीटोड जिसको कहते हैं, वो है इन द फॉर्म ऑफ आर प्लाज्मिड। तो ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए, और इन केस ऑफ बैक्टीरिया इनको कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड स्ट्रक्चर ऐसे इससे अलग पाया जाता है। और सबसे खास बात जो होती है कि प्लाज्मिड अपने रेप्लिकेशन के लिए, यानी ये 1 से 2, 2 से 4 कैसे होंगे, इसके लिए ये इस पे डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि ये अपने आप इसको कंट्रोल करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको बहुत सी जगह पे यूज किया जाता है इन अ साइंस। नाउ तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है जिसमें कि मैंने बताया प्लाज्मिड यूज होता है, उसके लिए जो पिलाई यूज होती है दैट इज सेक्स पिलाई, वो होती है लार्ज या लॉन्ग पिलाई, उसी से ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है। तो ये पिलाई अगर लॉन्ग पिलाई है और प्रेजेंट है तो कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगी, जबकि जो स्मॉल है या शॉर्ट है ये अटैचमेंट में हेल्प करती है। किसी सरफेस से अटैच होना हो अगर बैक्टीरिया को, तो उसके लिए वो फ्लैजिला यूज नहीं करता, वो क्या यूज करता है, पिलाई यूज करता है। पिलाई में भी क्या यूज करता है, स्मॉल पिलाई यूज करता है। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू हेयर लाइक स्ट्रक्चर present on a bacterial membrane or wall.